भी मंफात हासिल करेंगे। सो उन पर अफसोस
सर आपने वेडनेसडे को भी लिंक भेजा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी फराज।
अब्दुल राफे, अब्दुल राफे, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। अब्दुल्ला, प्रेजेंट। अब्दुल्ला फारूक, अब्दुल्ला फारूक, अलीजा, अलीजा, अकदस अली, प्रेजेंट सर। अकदस अली, प्रेजेंट। अरीबा, Present, sir. अरीबा, Present, sir. आतिक अरशाद, Present, sir. आयशा जावेद, जी सर प्रेजेंट। बिलाल हसन, प्रेजेंट सर जी। फरहान अनवर, फरहान अनवर, फरहान खालिद, प्रेजेंट सर। फरियाल मंजूर, मंजूर, फरियाल मंजूर, फरियाल है, हादिया रऊफ, सर मैंने हादिया के साथ रिप्लेस किया था तो आपने ऐड किया था लिस्ट में, तो मुझे आपने कल N2 वाली लैब का ही ठीक है। लिंक भेजा सर हादिया को इसका। सिद्दीका को ऐड किया है सर 031। 031। जी सर। ठीक है। हाफिज कामरान अहमद, यस सर। सर मुझे LMS भी इस सेक्शन में एनरोल कर दें, मुझे N2 में एनरोल किया हुआ है आपने। ठीक है। सर अटेंडेंस होगी मेरी। हाफिज हाफिज काम। हाफिज मोहम्मद बिलाल, हाफिज कामरान की हो गई है। हाफिज मोहम्मद बिलाल, हाफिज मोहम्मद बिलाल, हीरा भट्टी, Present. मारूफ, Present, sir. महविश अली, Present. मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद फराज भट्ट, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फराज भट्ट प्रेजेंट। ठीक है, लगा दिए। मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद कैसर, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद समीर, Yes, sir. Present. मोहम्मद सारिम, प्रेजेंट।
मोहम्मद ताहिर, माइक इसलिए उसने हैंड रेज किया, कह रहा था सर रुक जाओ। आज जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। सर ये टायर्स मान के अटेंडेंस होगी। बिलाल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। टायर्स मान की अटेंडेंस होगी। किसकी? टायर्स मान सर जी, उसने हैंड रेज किया हुआ है, उसके जी माइक का मैंने मसला लगा है। दिए, मैंने लगा दिए। जी शुक्रिया सर। आज आप लोगों में जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने अमाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है। सबसे पहला जो है आपके बेसिक टेस्ट वही जिस तरह आप लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से लेकर 5 तक करते आ रहे हो, कि जिसमें सबसे पहला जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट है, उसके बाद जो है आप लोगों के सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। और जिस वक्त आप लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो तो उस कंडीशन में बिलाल इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जिस वक्त आप लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हो सबसे पहले तो वो टेस्ट कौन कौन से हैं? जी बिलाल। सर जी आइडिया नहीं है। तो पहला एक्सपेरिमेंट किस तरह किए हैं वो तो आप लोगों ने परफॉर्म किए हैं। सर जी उस वक्त हम वो पक्की बना रहे थे जो आपने दी हुई थी। तो वो मतलब एक्सपेरिमेंट वो नंबर ग्राइंड 2 था, लेकिन वो ग्राइंड कर रहे थे उसमें वो पत्ते वगैरह जो आपने किए। मैंने ये कहा था वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को 2 था जिसमें आप लोग एक्सट्रैक्ट करते हो। इसके बाद एक्सपेरिमेंट 3 भी आप लोगों ने किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 भी किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी किया है, और जिसमें आप लोगों ने सही ये 5 टेस्ट में जो मैं है वो एब्सेंट किए था। हैं। और सही 3 और 5 में 4, मैं एब्सेंट था। 3 4 में क्या थे? इसका मतलब है कि बिलाल आपको परफॉर्मेंस के नंबर ना दिए जाएं, तो जिस वक्त आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। जी फरहान अनवर। फरहान अनवर। सर उसने लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ, माइक का शायद प्रॉब्लम है उसकी। हाफिज कामरान। हाफिज कामरान। यस सर। हाफिज ये बताओ कि प्रिलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हैं? सर जो उसकी स्टार्टिंग में किए जाते हैं जी उसको ही हम ऑर्डर प्रिलिमिनरी और टेस्ट कहते हैं। जी सर जी जी उसको ही कहते हैं। वही जो सर ऑर्डर हो गया और वो सर टेस्ट हो गया। आयशा जावेद। जी सर। जी सॉल्युबिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं? सर उसमें हमने सबसे पहले कंपाउंड को लेके तो इसको हम डिज़ोल्व करते हैं कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, और उसके बाद हम इसके बताते हैं इस कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसको अगर हम बेस में डिज़ोल्व करते हैं कंपाउंड को, अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है तो हम कहते हैं कि कंपाउंड हमारा एसिडिक है, और अगर वो नहीं होती फिर हम उसको एसिड में डिज़ोल्व करते हैं। अगर वो डिज़ोल्व हो जाती है तो वो फिर हमारे पास बेसिक है।
और जी, और उसके बाद हम इसको इसके अलावा ईथर में भी डिजोल्व, मतलब पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व करके इसकी पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का भी बताते हैं। अगर वो ईथर में डिजोल्व हो जाता है कंपाउंड, तो हमारे पास गिवन कंपाउंड नॉन पोलर होगा। और अगर कोई भी पोलर सॉल्वेंट लाइक एथेनॉल में डिजोल्व हो जाता है तो हमारा कंपाउंड पोलर होगा इन नेचर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आते हैं एलिमेंट डिटेक्शन पे, क्योंकि आज आप लोगों को कंपाउंड जो है वो उसके अंदर अमाइड ग्रुप होगा। अमाइड ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के कॉम्बिनेशन है। यानी कि अगर आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो अमाइनो ग्रुप के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप जो है वो बनता है। और उस अमाइड ग्रुप में आपके पास दो ग्रुप जो है वो कंबाइन होते हैं, जिस तरह आप लोगों के पास नजर आ रहा है। एक आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप होता है ये वाला, और दूसरा आप लोगों के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है। इसका मतलब है कि इस अमाइड ग्रुप के अंदर दो ग्रुप मौजूद हैं, और जिस वक्त इन दोनों ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं या ओवरऑल इस दोनों ग्रुप को कंबाइन करके इसका नाम जो है अमाइड का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। आज आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि अमाइड ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन होती किस तरह है। आप लोग जब भी इसको यूज करते हो आप लोगों को ये पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है और अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। और जिस वक्त आप लोग इन दोनों को कंबाइन करते हो, यानी कि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो उसके नतीजे में आप लोगों के पास ये अमाइड ग्रुप बनता है। अब एक साइड पर आप लोगों के पास एसिड था, दूसरी साइड पर आप लोगों के पास बेस थी। इसके नतीजे में आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप बना है। अरीबा, आपके ख्याल में अमाइड ग्रुप जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा? जी अरीबा मरियम। यस सर। अरीबा, आपके ख्याल में जिस वक्त आपने एसिड को भी मिक्स किया है बेस के साथ और आपके पास अमाइड ग्रुप बन गया है, अब ये अमाइड ग्रुप जो है वो एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा, किस तरह का होगा? सर बेसिक होगा। बेसिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? सब एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। ठीक है, आप लोगों के पास जिस वक्त हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली जो स्पीशी होती है वो नाइट्रोजन एटम होता है। इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन अमाइन की फॉर्म में, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद होगा, तो उसकी वजह से कंपाउंड आप लोगों के पास बेसिक इन नेचर होगा, क्योंकि वो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, या लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, जिस वक्त हम अमाइन ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो ग्रुप को अमाइड ग्रुप में, तो उस कंडीशन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को शिफ्ट करता है कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर जो है वो प्लस चार्ज आता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब है कि जो अमाइन ग्रुप की बेसिसिटी है कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से वो डिक्रीज हो रही है। अगर हम न्यूट्रल अमाइनो ग्रुप को चेक करते हैं, अमाइड ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में अमाइड ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप से लेस बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और जिस वक्त वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इसका मतलब है कि वो लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं करेगा।
और वो स्पीशीज जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं करती, इसका मतलब है उसकी बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो चुका है। आप लोगों के पास यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसी वजह से ये नाइट्रोजन जो है लोन पेयर को रेजोनेंस के जरिए डोनेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आता है, जिस तरह ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बी में शो किया हुआ है। जिस वक्त नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होगा, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ही नहीं है, और जिस वक्त नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। और लुईस के मुताबिक वो स्पीशी जो लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकती, इसका मतलब है वो बेसिक इन नेचर नहीं होती है। इसी वजह से हम कहते हैं जिस वक्त हम अमाइनो ग्रुप को अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में अमाइनो ग्रुप की बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और जिस वक्त अगर आप लोगों के पास ये जो R है, इस यहाँ पर भी एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो, तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट जो है वो बेसिसिटी शो करने के बजाय एसिडिक कैरेक्टर शो करना शुरू कर देता है, क्योंकि दोनों साइड पर आप लोगों के पास तो ये पॉइंट दोबारा बोलिएगा। जिस वक्त हम अमाइनो ग्रुप को अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में अमाइनो ग्रुप की बेसिसिटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज इस वजह से होती है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और इस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं कर सकती। और जिस वक्त नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगी, इसका मतलब है कि उसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है। और अगर आप लोग दोनों साइड पर, इस नाइट्रोजन के दोनों साइड पर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर देते हो, यानी कि इस साइड पर भी R की जगह पर कार्बोनाइल ग्रुप हो और इस साइड पर भी कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो उस कंडीशन में दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे। इसका मतलब है कि ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और उस कंडीशन में नाइट्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सके। उस कंडीशन में नाइट्रोजन जो है लोन पेयर को डोनेट करने के बजाय प्रोटॉन को डोनेट करता है। और आप लोगों को पता है वो स्पीशी जो प्रोटॉन को डोनेट करती है या डोनेट करने की कैपेसिटी रखती है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसी वजह से हम कहते हैं जिस वक्त नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप को अमाइड ग्रुप में करते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो गई है, और अगर मजीद नाइट्रोजन के साथ दो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये वाला अमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिक के बजाय एसिडिक कैरेक्टर जो है शो करना शुरू कर देता है, जो इंडिकेशन होती है कि आप लोगों का नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच है, कि नाइट्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो लोन पेयर को डोनेट कर सके। और जिस वक्त ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, इसका मतलब है कि इसका बेसिक कैरेक्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। और अमाइड ग्रुप को आप लोग दोबारा से एसिड में कन्वर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस कंडीशन में आप लोग हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस, यानी कि एसिड ऐड करते हो या बेस ऐड करते हो, तो उसके रिजल्ट में ये अमाइड ग्रुप जो है वो ब्रेक हो जाता है। और इसको अगर आप लोगों के पास यही कि अमाइनो ग्रुप को एसिड के साथ, क्योंकि आप लोगों को ये पता है आप लोगों के पास जो बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है उसके अंदर भी ये अमाइड ग्रुप ही मौजूद होते हैं, और इस अमाइड ग्रुप की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये अमाइड ग्रुप जो है वो पोलर है,
और पोलर होने की वजह से ये एसिड या अमाइड ग्रुप कंटेनिंग प्रोटीन जो है वो वाटर में सोल्यूबल होती है या इनसोल्यूबल होती है? सॉल्यूबल जी होगी सर, बिलाल, पोलर है ना। अगर सिर्फ आपके पास टोटल जो है यही ग्रुप अटैच हो, अमाइड ग्रुप अटैच हो और इसके साथ फिर दोबारा से अमाइड ग्रुप शुरू हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होगी। और जिस वक्त ये वाला आर ग्रुप जो है ये मोस्टली जो है अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक इन नेचर होता है। और आप लोगों को ये पता है एरोमेटिक जो है यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है यानी कि वाटर रिपेलेंट है, और ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है यानी कि हाँ वाटर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये आर सब्स्टिट्यूएंट जो है इसकी क्वांटिटी, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो उस कंडीशन में इसकी वाटर के साथ इंटरेक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दो पार्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं, एक जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो वाटर को रिपेल करेगा। और उस कंडीशन में डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास ये वाला पार्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में है या स्मॉल अमाउंट में है। अगर ये स्मॉल अमाउंट में होता तो उस कंडीशन में इस ग्रुप की अटैचमेंट वाटर के साथ ज़्यादा होगी, और अगर ये पार्ट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में रिपल्शन की एबिलिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अमाइड ग्रुप की अट्रैक्शन के, और उस कंडीशन में प्रोटीन की वाटर के साथ अट्रैक्शन या सोल्यूबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप लोगों के पास ये जो कंपाउंड है जो आप लोगों के पास प्रोटीन हासिल करते हो उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, और कुछ जो है वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं, लेकिन सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वो वाले कंपाउंड जिनमें ये आर सब्स्टिट्यूएंट जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है उसकी क्वांटिटी कम होगी, या ये कह लो CH3 हो या CH2 हो, बस इतना ही हो, इसके बाद वाला और मज़ीद कार्बन हाइड्रोजन एटम ना हो, तो उस कंडीशन में उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हो तो उस कंडीशन में उस कंपाउंड से जिसमें CH2 लगा है उससे उसकी सोल्यूबिलिटी वाटर में कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप के अंदर एक ऐसा पार्ट होता है जो वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करता है, और एक पार्ट ऐसा होता है जो वाटर को रिपेल करता है। जो वाटर को अट्रैक्ट करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो वाटर को रिपेल करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसी वजह से वाटर मोस्टली अमाइन जो है वो वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, पार्शली सोल्यूबल होते हैं। और अगर आप लोग इसी अमाइड ग्रुप को एसिड या बेस में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, और उस कंडीशन में यह अमाइनो ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह आप लोग बायो में पढ़ते हो कि अगर आप लोग प्रोटीन की pH ज़्यादा करते हो या कम करते हो तो उस कंडीशन में प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है। उसका बेसिक पर्पज़ यही, बेसिक जो मीन है उसका यही होता है कि जो अमाइड ग्रुप बना हुआ है एसिडिक कंडीशन में या बेसिक कंडीशन में ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जिस वक्त ये बॉन्ड ब्रेक होगा इसका मतलब है कि अमाइड ग्रुप जो है वो ख़त्म हो रहा है, और जिस वक्त अमाइड ग्रुप ख़त्म होगा इसका मतलब है कि आपके पास प्रोटीन जो है वो डीनेचर फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसकी वो वाली नेचर नहीं रहती जो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद होती है।
इसी तरह अगर आप लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में भी ये वाले बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, और उस कंडीशन में भी ये अमाइड ग्रुप जो है अमाइनो ग्रुप में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी वजह से आप लोगों का जो प्रोटीन है वो सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, इसके साथ पीएच सेंसिटिव होती है कि पीएच को आप लोग लो करते हो या हाई करते हो। जब ज़्यादा टेम्परेचर करते हो उस कंडीशन में भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और जिस वक्त आप लोग पीएच को चेंज करते हो तो उस कंडीशन में भी ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। इसमें सबसे पहला आप लोगों के जो टेस्ट आते हैं वो प्रिलिमिनरी टेस्ट है। प्रिलिमिनरी टेस्ट में सबसे पहले जो आप लोग चेक करते हो वो यही चेक करते हो कि इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कलर क्या है, ओडोर क्या है, इग्निशन टेस्ट क्या है। तो अगर आप लोगों के पास मोस्टली जो है वो सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड मिलता है, इसका मतलब है कि वो वाले कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो इसमें एब्सेंट होंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास कंपाउंड का कोई कलर होता है या कलरलेस है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने लिखना है, अगर आप लोगों के पास कलर्ड है तो इसका मतलब है कलरलेस कंपाउंड जो है वो एब्सेंट होंगे। अगर कंपाउंड आप लोगों के पास कलरलेस है तो इसका मतलब है कलर्ड कंपाउंड आप लोगों के एब्सेंट होंगे। इसी तरह अगर आप लोगों के पास इसकी ओडोर अपीयर होती है तो इसका मतलब है वो वाले कंपाउंड जिनकी ओडोर नहीं है वो एब्सेंट होंगे। या आप लोगों को मोस्टली कलर जो है ओडोर जो है वो एस्टर कंपाउंड की होती है, और वो ओडोर जो है फ्रूट लाइक होती है। जिस तरह डिफरेंट स्मेल होती है फ्रूट्स की, इस तरह की अगर स्मेल है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो उसके अंदर एस्टर ग्रुप मौजूद है। और अगर आप लोगों के कंपाउंड के अंदर स्मेल जो है इस तरह की है जिस तरह मछली की होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर जो है वो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, और जो प्रेजेंट होगा इसका मतलब है बाकी दूसरे वो वाले कंपाउंड जिनका कलर नहीं होता, ओडोर नहीं होती, वो एब्सेंट होंगे। इसके बाद इग्निशन टेस्ट है। इग्निशन टेस्ट में आप लोग कंपाउंड को स्पैचुला पर लेकर बर्न करते हो, और अगर आप लोगों के पास स्मोकी फ्लेम अपीयर होता है इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, और अगर आप लोगों के पास नॉन स्मोकी फ्लेम अपीयर होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट है, और सॉल्युबिलिटी टेस्ट के बारे में जिस तरह आयशा ने बताया था वो बिल्कुल ठीक था कि आप लोगों को उसको कोल्ड वाटर में सोल्यूबल करके चेक करते हो, फिर हार्ड वाटर में चेक करते हो, फिर एथर में चेक करते हो, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेक करते हो। अगर कंपाउंड कोल्ड वाटर में सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक इन नेचर है, और अगर आप लोगों का कंपाउंड जो है वो कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। इसके बाद अगर वो कूल वाटर में सोल्यूबल नहीं होता तो आप लोग उसको जिस वक्त हार्ड वाटर में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में अगर वो सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, और इसके साथ वो हाईली पोलर फॉर्म में है, यानी कि उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। सर दोबारा बता इसके बाद आप दीजिए लोगों जिस वक्त कि आप लोग वाटर में कंपाउंड को ऐड करते हो रूम टेम्परेचर पर, और उस कंडीशन में अगर वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है इसका मतलब है कंपाउंड आप लोगों का एरोमेटिक है, एलिफेटिक नहीं है। ठीक है, सॉरी। और अगर आप लोग उसको हीट करते हो वाटर को, जिसमें आप लोगों ने वाटर में कंपाउंड को ऐड किया हुआ है, उसके बाद आप लोग उसको हीट करते हो, और हीट करने के बाद अगर वो सोल्यूबल हो जाता है इसका मतलब भी यही है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है, और वो हाईली पोलर फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसमें अटैच है, हाइड्रोफिलिक पार्ट उस कंपाउंड के साथ अटैच है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ईथर में चेक करते हो, अगर वो ईथर में सोल्यूबल हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है, और अगर ईथर में सोल्यूबल नहीं होता तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो पोलर है। इसके बाद है एलिमेंट डिटेक्शन। एलिमेंट डिटेक्शन में आप लोग सोडियम मेटल लेते हो फ्यून ट्यूब के अंदर, और उस फ्यून ट्यूब के अंदर ही आप लोग कंपाउंड को ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग उसको हीट करते हो फ्लेम पर,
और जिस वक्त वो रेड हॉट कन्वर्ट हो जाती है, रेड टाइप में कन्वर्ट हो जाती है, तो आप लोगों ने चाइना डिश में वाटर फिल किया होता है, उसके अंदर उसको ऐड करते हो। जिस वक्त आप लोग उसको ऐड करते हो तो वो फौरन से फ्यूजन ट्यूब जो है वो ब्रेक हो जाती है। जी अब्दुल सर जिस वक्त हम कंपाउंड को फ्यूजन ट्यूब में लेते हैं तो सर वो उस वक्त तो फ्यूजन ट्यूब को जब बंसर बर्नर पर बर्न करने लगते हैं तो सर वो जी मेल्ट होने से पहले ही फ्यूजन ट्यूब टूट जाती है, ये किसको? नहीं वो मेल्ट हो जाती है फ्यूजन ट्यूब। सर ये फ्यूजन ट्यूब मेल्ट हो जाती है? जी सर। ये किसने कहा है? सर मैंने देखा था वहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लास में। फ्यूजन ट्यूब मेल्ट नहीं होती है। सर वो तो पहले ही मेल्ट हो गई थी, उसके अंदर कंपाउंड डाला हुआ था। आप कैपिलरी ट्यूब की बात कर रहे होंगे। पता नहीं सर, अब फ्यूजन ट्यूब भी थी, वो छोटी वाली फ्यूजन ट्यूब भी कहते हैं सर। किसको, जो बारीक सी होती है? जी जी सर, वही वही। बारीक जो होती है वो उसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, और उसके ज़रिए हम मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। फ्यूजन ट्यूब जो है वो उससे ज़्यादा मोटी साइज, यानी कि इससे उससे भी छोटी होती है, और उसके जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है वो कैपिलरी ट्यूब से खासी ज़्यादा होती है, और वो मेल्ट नहीं होती है। ओके सर। उसमें आप लोग कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद उसको हीट करते हो। हीट करने के बाद आप लोगों के पास चाइना डिश में वाटर होता है, उसके अंदर जिस वक्त आप लोग उसको डिप करोगे तो वो फौरन से ब्रेक हो जाएगी, और जिस वक्त वो ब्रेक होगी उसके बाद अगर वो ब्रेक नहीं होती तो आप लोगों ने उसको वाटर के अंदर ब्रेक कर देना है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आप लोगों ने उस वाटर को हीट करना है, और आप लोगों ने उसको इतना हीट करना है कि उसका वॉल्यूम जो है वो 1/3 बाकी बचे। अगर आप लोगों के पास 100 ml है तो उसमें से आप लोगों ने 66 ml को इवेपरेट करवा देना है, बाकी 33 ml को बचाना है। इसका मतलब है कि 3 हिस्सों में से एक हिस्से को, यानी कि इतना हीट करना है कि आप लोगों के पास 3 हिस्सों में से 2 हिस्से इवेपरेट हो जाए और एक हिस्सा बाकी बचे। इसके बाद आप लोगों ने उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आप लोगों ने उस लिक्विड को 3 हिस्से करना है, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। इसको आप लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग ऐड करना है। जी फराज, तीन टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। पहली टेस्ट ट्यूब में आप लोगों ने उसके अंदर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करना है, उसके साथ आप लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है, और ये टेस्ट जो है वो हेलोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। अगर इसमें कोई भी कलर अपीयर नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप लोगों का हेलोजन जो है वो एब्सेंट है। अगर आप लोगों के पास ब्राउन टाइप या येलोइश टाइप का प्रोडक्ट अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है। ब्राउन टाइप है तो इसका मतलब है ब्रोमीन है, और येलोइश टाइप है तो इसका मतलब है क्लोरीन है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है नाइट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मोस्टली जो अमाइड है उनके अंदर हेलोजन मोस्टली एब्सेंट ही होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड मिलता है कि जिसमें हेलोजन जो है वो एब्सेंट होता है। इसके बाद है नाइट्रोजन एलिमेंट की डिटेक्शन। अब आप लोगों ने सेकंड टेस्ट ट्यूब को लेना है, उसके अंदर फेरस सल्फेट को ऐड करना है, उसके बाद उसको बॉयल करना है, फिर कूल करना है। उसके बाद आप लोगों ने उसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करना है, और कुछ अमाउंट जो है वो डिल्यूट एसिड की ऐड करनी है। ऐड करने के बाद अगर आप लोगों के पास पर्शियन ब्लू कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमाइड ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगा, यानी कि उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो पर्शियन ब्लू अपीयर होगा।
जिसकी वजह से नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। इसके बाद थर्ड टेस्ट है सल्फर। आप लोगों ने थर्ड टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन ऐड करना है और कुछ जो है आप लोगों ने लेड एसीटेट का सोल्यूशन ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर उसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो इसका मतलब है कि सल्फर जो है वो एब्सेंट है। इसके बाद आप चेक करते हो कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इसमें आप लोग KMnO4 का सोल्यूशन और ब्रोमीन वाटर का सोल्यूशन ऐड करते हो। अगर ब्रोमीन वाटर का कलर जो है और KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो अनसैचुरेटेड है, और अगर उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है। इसके बाद लिटमस टेस्ट, पीएच यानी कि आइडेंटिफिकेशन है कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अतिका इरशाद। यस सर। जी अतिका, हम एसिड और बेस के बारे में किस तरह बता सकते हैं? सर आपकी आवाज नहीं, आपने क्या कहा? मैंने कहा है कि किसी कंपाउंड के एसिड होने या बेसिक होने के बारे में हम किस तरह बता सकते हैं? सर अगर कोई कंपाउंड हम उसे एसिड में डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो बेसिक होगा, और अगर हम उसे बेस में डिसॉल्व करते हैं और वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो एसिडिक होगा। नहीं आतिका, मोस्टली कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो बेसिक होते हैं, बेसिक मीडियम में सोल्यूबल हो जाते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो एसिडिक होते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन में भी सोल्यूबल हो जाते हैं। जी सर। इसके लिए हम पीएच टेस्ट करते हैं। यस ब्लू सर। लिटमस के साथ और रेड लिटमस पेपर के साथ उसको चेक करते हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। हीरा भट्टी। यस सर। जी हीरा, बताएं किस तरह यदि की आइडेंटिफिकेशन होती है पीएच ब्लू लिटमस पेपर के साथ और रेड लिटमस पेपर के साथ? जी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा है कि आप लोग किस तरह बता सकते हो कंपाउंड जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? सर जब ब्लू से रेड में चेंज होता है ना लिटमस पेपर तब एसिडिक होता है, और जब रेड से ब्लू में होता है तब बेसिक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इन दोनों में चेंज ना आए फिर? सर तब शायद न्यूट्रल। शायद नहीं, न्यूट्रल ही होगा। उस कंडीशन में कंपाउंड जो है ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। इसके बाद फिर आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो क्या है। तो इसके लिए आप लोग टेस्ट करते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हो। मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि अमाइड ग्रुप में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इस कंपाउंड का इक्वल आता है। और इसके बाद आप उसका टेस्ट करते हो फेरिक क्लोराइड के साथ, और फेरिक क्लोराइड के साथ अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस कंडीशन में आप लोग कह देते हो कि आप लोगों के पास ये कंपाउंड है। क्योंकि फेरिक क्लोराइड के साथ उसका कलर जो है मोस्टली जो है वो ब्राउनिश टाइप आता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो अमाइड ग्रुप कंटेनिंग है, और इसमें जो भी उसका फंक्शनल ग्रुप है या उसका कंपाउंड का नाम है वो आप लोगों के पास अपीयर हो जाता है। और कलर किस तरह का आता है मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये नजर आ रहा है? ये आप लोगों के पास फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन है, ये आप लोगों के पास अमाइड ग्रुप का सोल्यूशन है। सॉरी, ये सेकंड जो है जिस वक्त इसने इसके अंदर ऐड करना है तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो ब्राउनिश टाइप कन्वर्ट हो जाता है।
ये आप लोगों के पास अमाइनो ग्रुप होता है और ये जो आप लोगों के पास जो है वो अमाइड ग्रुप होता है। अमाइनो ग्रुप में येलो इसका जो है मिल्की सा अपीयरेंस होती है, और जिस वक्त इसको आप लोग अमाइड ग्रुप में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में वो पहले जो है मिल्की अपीयरेंस होती है, उसके बाद जो है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो अमाइड ग्रुप है। अमाइन ग्रुप का ये टेस्ट आता है, जिस वक्त आप लोग अमाइन ग्रुप के अंदर ऐड करते हो फेरिक क्लोराइड को तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इस तरह का अपीयरेंस होगी। और अगर आप लोग उसको ऐड करते हो अमाइड ग्रुप के अंदर तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एंड पॉइंट ये आता है। ठीक है, ये आप लोगों का कंफर्मेटरी टेस्ट है जिसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो कौन सा है। जी, इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर ये जो आपने रेजोनेंस का इसमें बताया था अमाइड ग्रुप में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का, वो एक दफा बता दें। मैंने आप लोगों को PC3 पढ़ाई थी शायद, याद है कुछ, जिसमें आप लोगों को रेजोनेंस के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो रेजोनेंस तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक 1 में भी पढ़ी हुई है। सर रेजोनेंस का नहीं पूछा सर, रेजोनेंस का पता है, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का आप कुछ बता रहे थे, उसका नहीं सही समझ आई, वो बता दें। हाइड्रोफिलिक ऐसा पार्ट होगा जो पोलर होगा, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और हाइड्रोफोबिक ऐसा पार्ट होगा जो नॉन पोलर होगा। और आप लोगों को पता है कि नॉन पोलर को ही लाइक करता है, नॉन पोलर में ही सोल्यूबल होता है, और पोलर जो है वो पोलर में सोल्यूबल होता है। अब जिस तरह ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अब इसके ये वाला पार्ट जो है वो पोलर है, लेकिन जिस वक्त हम इसको चेक करते हैं तो ये नॉन पोलर है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो है वो वाटर में सोल्यूबल होने की कोशिश करता है, वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो वाटर को रिपेल करता है। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, वो पार्ट जो वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है, और वो वाला पार्ट जो वाटर को रिपेल करता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। जिस तरह ये मिथाइल ग्रुप जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और उसी बेस पर इस कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो इन दोनों पर डिपेंड करती है कि ये नॉन पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल है या वाटर में या पोलर में ज़्यादा सोल्यूबल है। अगर ये वाला इसकी अमाउंट यानी कि नॉन पोलर की अमाउंट कम होगी और पोलर की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वो पोलर पार्ट जो है वो नॉन पोलर पर डोमिनेट आ जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड जो है वो पोलर में यानी कि वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। और अगर इसकी अमाउंट चेन लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी तो उस कंडीशन में हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है वाटर रिपेलेंट की एबिलिटी वाटर अट्रैक्टिव पार्ट पर डोमिनेट आ जाएगी, और उस वजह से ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा बल्कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है रिबा? जी सर। इसके अलावा कोई और पॉइंट है इसमें जो आपको समझ ना आया हो?
और नेक्स्ट वीक तक आप लोगों की जो क्लासेस और लैब वगैरह जो हैं वो सारी की सारी ही ऑनलाइन में शिफ्ट हो गई है। यानी सर कि कल मेल आई थी कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, इसकी क्या वजह से? वो असल में एक केस पॉजिटिव आ गया है फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो इस वजह से उन्होंने 14 दिन के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी को यानी कि टोटल स्कूल ऑफ साइंस वाले जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के बाद जो है फिर दोबारा से वही हाइब्रिड वाला सिस्टम हो जाएगा लैब का, कि जो यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हैं जिनको कोई इशू है यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। जी इसमें कोई और पॉइंट तो नहीं है आप लोगों को जो क्लियर ना हुए हो? तो कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी एब्सेंट लगी हो या जिसने बाद में क्लास को ज्वाइन किया हो? यस सर, हाफिज मोहम्मद बिलाल। कहाँ है? सर यहीं पे ही हूँ, क्लास में। हाफिज कितनी लेट आए हो? सर ज़्यादा ही लेट आया हूँ। देख लो यार, परहेज करो इस चीज से। सर वो आज तबीयत खराब थी, बुखार हुआ था तो इसलिए पता नहीं चला। बिलाल तुमसे ज्यादा मेरी तबीयत खराब है। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा तो कोई नहीं है? ठीक है हाफिज बिलाल, आपकी लगा दी अटेंडेंस। सर मेरी भी रहती है। जज़ाकल्लाह सर। किसकी रहती सर है? फरहान फरहान अनवर। अनवर, यस सर। ठीक है फरहान अनवर, आपकी लगा दी है। इसके अलावा कोई और तो नहीं है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।